भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूं यहां पर आज गोमती नगर में 1090 में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये झूले से इन्होंने शुरू किया है। कौन ऊपर कौन नीचे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, आपसे कुछ घंटों बाद आपके सामने नतीजे होंगे और ये सेट मौजूद जहां पर बातचीत के सिलसिले के लिए नेता सामने, प्रवक्ता सामने मुस्कुराते हुए, किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट है, कोई जबरदस्ती भी हंसता है, कोई जबरदस्ती भी हंसता है, कोई जोरदार तरीके से हंसता है, कोई सोचता है कि मेरी हंसी पकड़ी ना जाए, कोई जानता है ओए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। क्या बात है, आपकी हंसी का लेकिन कोई जोड़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी कराना चाहूंगा, परिचय भी करा देता हूं, और ये प्यारी जनता लखनऊ के नाम जो यहाँ मौजूद, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि लखनऊ में जब आप शो करें और इधर पीछे पश्चिम में सूरज डूबता हो तो क्या कहना साहब, वाह। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के? खड़े हुए कहाँ के रहने वाले? नरही हजरतगंज। नरही जी, जो रही न रही न रही। हाँ, क्या बात है, बराबर रही। तो हाँ जी, बगल का मोहल्ला है, बिल्कुल आपसे बिल्कुल पास के ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, आज सपा का पक्ष संभालेंगे, वो मेजर आशीष चतुर्वेदी, रिटायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशीष भाई, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी का पक्ष संभालेंगे, कई बार भैया जी कहीं में शरीक हुए हैं, आज एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई। अंशु अवस्थी कुछ आ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो बहुत दौड़ भाग रही होगी स्टूडियो से स्टूडियो में, भागते हुए आ रहे हैं, कहीं स्टूडियो से ही आ रहे होंगे? नहीं, आराम से? इतना थके हुए क्यों दिख रहे हैं आप? कहाँ थके? आराम से रहिए ना भैया जी, कहीं शो में आप बिल्कुल एकदम थके आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी आरएलडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ राजेंद्र जायसवाल जी एसबीएसपी पार्टी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज जो बातचीत है वो जनता की तरफ, मैंने वादा किया था कि मैं जनता से ही शुरू करूंगा और वहीं से शुरू करें। जी खड़े होइए, क्या नाम है साहब आपका? रविंद्र कुमार राय। रविंद्र कुमार राय जी। राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो बनारस के हैं। बनारस के। तो इस बार कैसा रहा चुनाव, गए थे उधर वोट डालने? हाँ, वोट गए थे देने के लिए। अच्छा, दिखाइए उंगली। हाँ, मैंने कहा झूठ ना बोल रहे हो। झूठ बोल ही नहीं सकते हम लोग। अरे कौन बोल रहा कौन सच बोल रहा पता ही, अभी तो कुछ देर में पता चल जाएगा। ठीक ठीक। तो कैसा रहा चुनाव इस बार? बहुत बढ़िया रहा और योगी सरकार आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, बगैर पूछे ही सवाल का जवाब भी आ रहा। अच्छा जी जनाब, कैसे हैं? क्या नाम है साहब? आनंद। आनंद जी, कैसा है आनंद, बताइए। एकदम बढ़िया। तो क्या हो रहा है चुनाव? चुनाव हुआ, बहुत अच्छा चुनाव रहा, वोटर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ये और भी अच्छी बात रही। वोटर ने किया, लेकिन कहाँ तो काउंटिंग में तो देखिए वो जो वोट का जो प्रतिशत है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उतना ना बढ़ाओ, महिला वोटों की संख्या भी बहुत बढ़ी, ये एक बहुत अच्छी बात रही। और महिला जो वोट बढ़ा है, जी। क्या नाम आपका है? मेरा नाम आनंद है। आनंद। तो ये जो वोट महिलाओं का है उस पर भी लोगों ने कहा कि बड़ा जबरदस्त कैलकुलेशन है, तो कुछ आपने भी उसमें जोड़ गाड़ किया है, कुछ सोचा है? मैं क्या सोचूंगा? नहीं, मतलब महिलाओं ने जो वोट दिया उस पर भी बहुत सारे लोगों का अपना अपना कैलकुलेशन है। भैया जी नमस्ते, कैसे हैं? खड़े होइए। सीधे सो के चले आ रहे हैं क्या? लखनऊ का आदमी सुना दोपहर में सोता है। हाँ? थोड़ा सोता है, लेकिन आप बंगाल आपने नहीं देखा, बंगाल का आदमी सोता ही है बिल्कुल दोपहर में। नाम क्या है आपका? अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा। गोंडा। गोंडा में गया था, तो कैसा है चुनाव गोंडा का, कैसा रहा है? गोंडा चुनाव बढ़िया है। हाँ समाजवादी पार्टी आ रही है। हाँ यूपी में नहीं आ रही। हाँ जी, पूरे यूपी में नहीं आ रही है कहीं पे। पूरी यूपी में नहीं आ रही है? अरे ऐसा ना बताइए, ऐसा ना कहिए। गुरु जी आ गया, मैं आ गया। जी जनाब, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार श्रीवास्तव। संजीव कुमार श्रीवास्तव जी, यहीं के लखनऊ के? लखनऊ के बाशिंदे हैं। तो इस बार क्या होने वाला है? सब कुछ अच्छा ही होगा। सरकार अपनी होगी, अपनी मतलब जो चली आ रही है। जो चली आ रही है। अच्छा, ओहो। और जनाब आप? सर सपा आने वाली है, देखिए। सपा आने वाली है? तो अगर सपा आने वाली है तो मेजर साहब एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि जब आपने कुछ दिन पहले कहा, मतलब एक दिन पहले यही कहा कि 300 के पार, तो फिर ये अपने कार्यकर्ताओं को वहां लगाने की क्या जरूरत है? भाई जगह रहना, ये लोकतंत्र का आखिरी सवाल है, डटे रहना, खाली ना जाना,
हाथ में बिल्कुल एकदम एकदम चाक चौबंद रहना, इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जब कुछ घटनाएं घटती हैं, हमने देखा कि वाराणसी में एक गाड़ी थी जिसके अंदर ईवीएम मिलती हैं, एक गाड़ी थी जो वहां से चली जाती है। जब स्ट्रांग रूम के बाहर से अगर कोई गाड़ी निकलेगी, वहां से निकलेगी, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर आशंका होती है कि जहां वोट कास्ट कर करके जो है ईवीएम्स रखी गई हैं, अगर वहां से कोई गाड़ी निकल रही है और उसमें ईवीएम्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह की सुई जो है वहां घूमती है। ये घटना यहां नहीं रुकती है। मुरादाबाद के अंदर जिन बैलेट पेपर्स पे वोट कास्ट किया गया था, खाली बैलेट पेपर नहीं, जिन पे वोट कास्ट किया गया था, वो कहीं बाहर मिलते हैं। वो बैलेट पेपर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो बैलेट पेपर जिसपे वोट कास्ट किया गया हो, उसे कहां होना चाहिए? जहां स्ट्रांग रूम है वहां होना चाहिए या सड़क पे होना चाहिए? तो जब चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादियों को वो काम करना पड़ेगा निगरानी का, जो चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है। लोगों ने कहा कि आपने अभी से बहाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम हार रहे होते तो हम सुरक्षा क्यों करते? खाली तिजोरी की निगरानी कोई नहीं करता है, भरी तिजोरी की निगरानी क्या बात है, वाह मेजर आशीष कहते हैं कि भरी तिजोरी की सही लोग निगरानी करते हैं। जी मनीष शुक्ला, आप अभी तक विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि सब कुछ लोकतंत्र में सब कुछ सुरक्षित है और हम लोगों ने इतने शासन किया, उसके बावजूद यहाँ पे लोग सवाल उठा देते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको या तो पता नहीं है या तो जनता को वो बरगलाना चाहते हैं कि जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में रहता है और जितने भी सवाल है उसका जवाब तो आयोग देगा। लेकिन हमको लगता है कि 47 से जो लोकतंत्र चला आ रहा है वो मजबूत है। अखिलेश यादव को भले डर हो कि लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हार रहे हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये उनको लगता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 4 चुनाव हुए, 2014 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, नगर निगम हुआ, पंचायत हुआ, सब में हार मिली है। तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़े? तो ईवीएम सबसे कमजोर उनको दिखती है, बोल देना है। लेकिन आरएलडी तो इनके साथी है, तो आपका आरएलडी का क्या पक्ष है? ईवीएम का सबसे ज्यादा नाम कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों ले रही है? क्योंकि दाल में काला है। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करना चाहती है कि साहब ईवीएम का नाम इतना ले लो कि अगर विपक्ष ले तो जनता को ये लगे कि ये तो विपक्ष रोना रो रहा है ईवीएम का। सच्चाई क्या है? ईवीएम को लूटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बनारस में रोडों पे ईवीएम मिलती है। अरे साहब, लोगों ने कहा कि अगर इतना ही डर था, जीत रहे थे आप, 300 सीटें मिल रही हैं, तो इस समय आपको चौकीदारी की नहीं, आपको तो हलवाई की दुकान पे लड्डुओं का इंतजाम करवाना चाहिए था। हलवाई की दुकान पे लड्डुओं का भी इंतजाम है और समोसे का भी इंतजाम है और लखनऊ की चाट का भी, समोसे का भी इंतजाम है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मिठाई भी बचेगी और समोसे भी। जी आनंद जी, आगे आओ यार, उतनी दूर दूर कहाँ खड़े हो तुम लोग? आगे आओ, उतनी दूर दूर चलना पड़ेगा मुझे। जी क्या नाम है? आनंद जायसवाल सर। आनंद जायसवाल, कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से सर। अरे लखनऊ से तो आ ही रहे, लखनऊ में तो हम भी हैं। डालीबाग से। कहाँ जा रहे थे? सर ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस से आए? कौन सा ऑफिस है? सर एमएनसी में काम करता हूँ। एमएनसी में काम करते हैं? तुम तो ऐसे बता नहीं रहे पूरा पता भाई है। कोई बात नहीं, चीजें छुपानी पड़ती हैं। हाँ ठीक है, छुपा लो। तो ये बताओ कि योगी बाबा हैं? हाँ योगी बाबा। लखनऊ में इशारों से काम चल जाता है भाई साहब, बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं और निगाह बिल्कुल ऐसे कि एनालिसिस पे सारी चीज इन्हीं के पास है। खड़े होइए बाबूजी, खड़े होइए बाबूजी। जनाब क्या नाम हो गया आपका? वकील अहमद। वकील अहमद। वकील साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी पोस्चरिंग है पार्टियों की, सारे पार्टी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है चुनाव में, कहाँ पे कौन स्थिति है? अभी कोई समझ में नहीं आ रही। कोई चीज समझ में नहीं आ रही? कोई चीज समझ में नहीं आ रही? अरे अभी बैठने में नहीं कहा हमने, लेकिन मैं आ गया। वकील अहमद साहब, स्थिति आपकी और मेरी दोनों की एक ही जैसी, समझ में गुरु नहीं आ रहा। वैसे अगर हवा में भी सिक्का है तो अभी मतलब लगता क्या है, किधर कौन हल्का सा भारी कौन है? हल्का सा भारी बीजेपी। हल्का सा वकील अहमद साहब कह रहे हैं, हल्का सा जो है बीजेपी भारी। हाँ जी आइए बोलिए। यूपी की जनता फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी को बना रही है। सरकार आदित्यनाथ योगी बन रही है। जनाब
कांग्रेस का उन्होंने अभी कहा कि 47 लोकतंत्र जो है सुरक्षित है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ही भरोसा नहीं है, बस इसको उन्होंने बोला। जी अंशु जी। देखिए प्रतीक जी, लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार सबको है, और अगर किसी राजनीतिक दल ने सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर तो उसका प्रमाण भी सामने है। तो मुझे लगता है इस पर निष्पक्षता से चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए, और अगर आप नहीं कराते हैं तो ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। आपको तो भरोसा है ना ईवीएम पे? लेकिन देखिए, हमें तो भरोसा है, राइट, लेकिन इसकी प्रस्तावना किसने रखी? लालकृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी तो रोना रोते थे ईवीएम का, आप याद करिए, भूल गए आप। हम प्रस्तावना तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने रखी थी कि ईवीएम की वजह से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सवाल ये है देश के लोगों को ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। देखिए प्रतीक जी, हाँ जी, 10 साल से लो ईवीएम का रोना शुरू कर दिया जब से मोदी जी आ गए हैं। सारा और वो भैया ने कहा, समाजवादी पार्टी वाले ने कि खाली तिजोरी के लिए चौकीदारी नहीं की जाती। तिजोरी भरी हुई है भैया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए नहीं भरी हुई है। कल सुबह पता चल जाएगा। हमको तो आज कुछ बहस करने की जरूरत ही नहीं है। जनता यहाँ की, लखनऊ कितनी, आप तो लग रहा जैसे चुनाव लड़ाओ से आ रहे हैं। हाँ जी। हम सबसे ज्यादा आपसे इसलिए खुश हैं कि आप गरीब जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो हमने बहुत बार देखा। क्या नाम है आपका गुरुजी? लक्ष्मी नारायण दीक्षित। लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी, ऐसा है ना, गरीब का मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि हमको भी लड़ना है चुनाव। मैं आता हूँ आपके पास जी। ऑफकोर्स अंशु विल कंप्लीट योर सेंटेंस एंड आई एम कमिंग टू यू। देखिए, प्रदेश और देश के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एक कहावत है कि चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो इसी वजह से भाई सवाल अगर ईवीएम पर उठ रहा है प्रतीक जी, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये तो चुनाव आयोग का विषय है। राइट मनीष, बीजेपी को अगर क्यों होता है इस बात पर? हाँ, अगर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, अब इनको दर्द शुरू हो गया क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने चोरी करने की कोशिश की है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से लेकर सभी नेताओं की दशा राहुल गांधी जी से जैसी हो गई है। राहुल गांधी नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब कंप्लीट करने दीजिए। नरेंद्र मोदी, ये बताइए लोग कोई नहीं है। जब आयोग के बारे में प्रतीक जी आपने मुझसे पूछा तो मैंने यही तो कहा। नरेंद्र मोदी प्रतीक जी इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। मुझे मेरा समय दे दीजिए, इनको चिल्लाने दीजिए, क्योंकि कल तक ही चिल्ला सकते हैं। बोलूंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा, गैस सिलेंडर 400 के नीचे करूंगा, ये झूठ जो बोलने वाला नहीं चलने वाला। मुझे मेरा समय दीजिए, मुझे मेरा समय दीजिए और बोलते रहेंगे। मनीष विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जब आयोग आ रहा हूँ नीचे, अभी आ रहा हूँ, अभी जब आयोग के बारे में आपने मुझसे सवाल किया, मैंने यही तो जवाब दिया कि इसका जवाब आयोग देगा। चूंकि आचार संहिता के बाद प्रशासन तो आयोग के जिम्मे हो जाता है, लेकिन सुनेंगे है नहीं, राहुल गांधी की तरह बोलने लगेंगे। तो इसीलिए दशा कांग्रेस की तरीके से झूठ बोलना है। जी मुझे बताइए, ईवीएम सड़कों पे मिल रही है, इसी तरीके से झूठ बोलते बोलते जाना है। 10 सेकंड दिए मुझे। ईवीएम सड़कों पे मिल रही है, बैलेट पेपर कूड़े की गाड़ी में मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, बिना जानकारी नहीं आए, क्योंकि इन्होंने बिना जानकारी नहीं आए ईवीएम को सड़कों पे निकाला और बैलेट पेपर को, मुझे मालूम है कि अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया गया, अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी और मतगणना क्यों नहीं कौन देगा? अगर लोकतंत्र लूट रहा था, मतगणना बैलेट पेपर मिले हैं वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा जहाँ बनारस में ईवीएम को लेकर के जो बवाल हुआ है, उसमें सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है। बहुत हैरानी की बात है। मैं एक सवाल आपको पूछूंगा। ऑफ कोर्स आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट हिम राजेंद्र जायसवाल जी को बोलने दीजिए। सपा सुभापा का जो गठबंधन है, हाँ जी सर। सपा सुभापा का जो गठबंधन है, सपा और सुभापा जी, गजब जी। 350 प्लस आ रहा है। ये मोदी की साख को बचाने के लिए बनारस में ही छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि इनको मालूम हो गया है पूरे प्रदेश में साफ हो चुके हैं और सपा का जो गठबंधन है वो 350 की क्या स्थिति है बताइए जरा। हाँ जी।
जहूराबाद में क्या स्थिति है, जरा इनसे पूछिए। वो भी वन बाई वन आएंगे, मैं ना जहूराबाद भी जीत के आएंगे। बताइए जहूराबाद, और अगर हारेंगे तो बढ़िए वन बाई वन, एक मिनट रुको, वन बाई वन, एक एक करके जी। भाऊ जी क्या नाम हो गया साहब आपका? जुगल कयाल, कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से। इस समय उत्तर प्रदेश में हर जगह से लोग मिल रहे हैं आपको। खेला होबे तो दादा की होबे, रुको लेट हिम भाई शो करने दीजिए। हाँ जी दादा की होबे। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारा भ्रम फैलाया और कोशिश करी, सफल नहीं हुए। कल से आप देखिएगा ईवीएम का भ्रम चल रहा है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है, ईवीएम में वो फैसला बंद है। कल ये सारे जो नेता यहाँ खड़े हैं इनकी भाषा बदल जाएगी, क्योंकि इन्हें सिखाया जाता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है बोलो मैं जीतूंगा 300 पार 500 पार, बोलने में पैसा थोड़ी रखा। जी राइट जी। प्रतीक जी एक सवाल मेरा है आपसे जी, ठंड कुछ बढ़ रही है ना? कंबल भिजवाता हूँ, कंबल भिजवा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कंबल भिजवाता हूँ। ठंड लग रही है इनको, कंबल भिजवाता हूँ। रोहित मत करिए, रोहित जनता की गर्मी निकलने वाली नहीं है। एक मिनट जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट न देते हो वो भी लोकतंत्र की बात करते हैं। माननीय जयंत चौधरी जी का ये जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट न देते हो, चौधरी जी का वोट है, वोट न देते हो, ना दिखता हो वो तो भी दूरबीन से लोकतंत्र देख की लो। बात करते हैं और जनता से ना कहते हैं दिख रहा हो तो दूरबीन से देख लो। जनता से कहते हैं वोट। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी का वोट ये है, जनता का वोट है, जनता वोट है। माननीय जयंत चौधरी जी का ये रहा वोट। अरे शुक्ला जी देख तो लो, भाग खड़े हुए, अरे दिख नहीं रहा क्या? पहले वोट तो देख लो। मनीष भाई मैं एक मिनट मनीष भाई मेजर आशीष चतुर्वेदी की तरफ रुख करना चाहेंगे। कोलकाता से थे, आपका नाम मैं मिस कर रहा हूं। जुगल जी ने कुछ कहा कि आपने बहाना बनाने की एक भूमिका बना ली है और ईवीएम पर आप गाज निकालने वाले हैं। लेट द फेस, जो भी आएगा वो देखा जाएगा, जो भी फैसला होगा। लेकिन अभी से ये बात क्यों कहना, बार बार ये क्यों कहना, शक सुबह क्यों पैदा करनी? देखिए मैं उस बात से फिर से आ रहा हूं जी कि कोई भी अगर आप गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा हक है, हमारा फर्ज भी है। अगर बैलेट पेपर जिसपे वोट पड़ा हुआ है वो अगर स्ट्रांग रूम के बाहर मिल रहा है तो हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? अब जब हम आवाज उठा रहे हैं तो एक तरफ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, वहीं मैंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी हैं, शायद कानपुर के हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जो लोग भी वहां आएंगे हम गोली चला देंगे। अगर आप इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पुलिस अधिकारी को ये कहना चाहता हूं कि आपकी इस चुनौती को मैं और समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है। गोलियों से मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज, गोली चला आशीष मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आशीष एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके कार्यकर्ता प्रशासन की एक एक गाड़ी चेक कर रहे हैं, एक एक गाड़ी चेक कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दूं। ये सही है बिल्कुल। प्रशासन मतलब आपको व्यवस्था पे, प्रशासन पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई हुई, स्थापित की हुई जो मूल्य हैं उन्हीं पर भरोसा नहीं रह गया। तो इन्हीं के साथ अगर आप आशीष अगर आप सरकार में आए तो आपको तो इन्हीं के साथ काम करना है ना, इन्हीं की व्यवस्था के साथ काम करना है। बिल्कुल, पहले भी फिर आप शक क्यों कर रहे हैं? नहीं, शक क्यों कर रहे हैं? अब लखनऊ का इंसिडेंट ले लीजिए, एसडीएम की गाड़ी जहां पे रखा है वहां पे स्ट्रांग रूम है, वहां गाड़ी जाती है, उसमें से प्लास पेचकस लेकर के एसडीएम साहब जहां ईवीएम रखी वहां क्या करने जा रहे थे? एसडीएम साहब से पूछा, क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तब जब इतनी घटनाएं होती हैं कि पुलिस दबाव बना रही है कि यहां भीड़ नहीं लगाएंगे, आप यहां चेकिंग नहीं करेंगे। आशीष इस बात को तो आप मानेंगे कि आपके और आपके कार्यकर्ताओं को ये किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप जो प्रशासनिक गाड़ियां उनको भी चेक करें। नहीं, क्यों? वहां अगर आप आ रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? जब स्ट्रांग रूम बंद है पहले मनीष देखिए, आशीष जी सेना में मेजर रहे हैं, उस नाते से इनका सम्मान, लेकिन समाजवादी पार्टी का डीएनए है, इनको पुलिस और सेना पे कभी भरोसा नहीं रहा है। इनको भरोसा रहा आतंकवादियों पर भरोसा रहा है। मैं सेना से खुद आता हूं, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप मुझ पे ना उठाइए उंगली की सेना पे मुझ पे भरोसा नहीं है। ये सेना के नाम पे आप ही की पार्टी वोट मांगती है और हमारी सुखदायी काम करती है। करता हो
और सपा पे कार्यकर्ता एक ही होने के पार्टी नाते है से जो सेना के शौर्य पे वोट मांगती है, अपने काम पे नहीं मांगती। मैं उसको ठीक कर देता हूँ। और उनकी सुख सुविधाएं कम करने वाली राजस्थान में पहली पार्टी है। ये अनुशासन माने, ये सवाल खड़ा कर रहे थे। ये होता है कि भाजपा ईवीएम बनाने की कोशिश करे, मुझे मेरी बदलने दो, बात नहीं हो पाएगा। मनीष जी, चुनौती है, नहीं हो पाएगा। मनीष ऑफकोर्स मनीष, मैं आपकी इस बात पे मैं बिल्कुल सेना बिलीव के करता अनुशासन माने, हूँ। मैं इस बात पे आपके बिलीव करता हूँ कि अनुशासन बनाना चाहिए, लेकिन ये कहना कि इनकी पार्टी जो है सेना नहीं मानती, पुलिस मानती है, मैं कहूंगा, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। इसी लखनऊ में एटीएस ने आतंकवादियों के ऊपर जब कार्रवाई की, पुलवामा आज मैं खोल देता हूँ। अखिलेश यादव ने पुलवामा का हमला देश में हुआ, भरोसा नहीं सबने है, जाना। Right, आज मैं वो भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव शायद आपके चैनल को भी अब दिक्कत अनुशासन हुआ। प्रतीक जी, ये बात डिबेट ठीक नहीं है। दिल्ली और आगे अगर एयरलिफ्ट करके पुलवामा का हमला ही नहीं होता, और जो डीएसपी जिस पे आरोप था कि जो आतंकवादियों को लेके जा रहा था, वहीं आपकी दिल्ली की पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं लगाई। पुरानी बात पे जाने से नहीं, अब मैं जाना हूँ कि आप परिणाम पे मनीष आज के लिए ठीक है मेजर, मुगलों आप टेक इट हैं और हम पुलवामा को क्यों ना उठाएं? मुगलों के रक्षक आ गए आपके सामने, आ गई असली बात, असली बात मेजर मुगल आ गए, मुगल के साथ खड़े हो गए। ये मेजर है, ये मुगल के साथ खड़े हो गए, आतंकवादियों के साथ सरकार बनाते हैं। मेजर आप अगर ये कहेंगे मेजर, फिर आप ये कहेंगे मैंने मेजर नो दिस इज नॉट द वे, मेजर दिस इज नॉट द वे। आप आर्मी से हैं मेजर, आप आर्मी से हैं, आप डिसिप्लिन जानते हैं, तो लेट मी कंडक्ट होता है। रिपोर्ट कहाँ है? ये अब आप लेट मी कंडक्ट जाना चाहिए। आप अगर ये बात कहेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जिन्ना आप क्यों उठाते हैं? जिन्ना की मजार पे कौन गया था? जिन्ना का सवाल क्यों उठाते हैं? क्यों उठाते हैं? मोदी जी कितनी बार गए? मोदी जी ने कितनी बार सॉल्व मेरी बात हुई नहीं है, जिन्होंने हमारे सैनिकों के सर भेजे? मोदी अकेले प्रधानमंत्री माता की, उनको भारत माता की बेचने वाले वंदे 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 राष्ट्रवाद ये भी बुरा लग रहा है, ये भी बुरा लग रहा है। आपने गलवान में हिंदुस्तान की जमीन, ये भी बुरा लग रहा है। मनीष, मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? मैं बताइए गलवान में चाइना को जमीन क्यों दी? 10 सेकंड जाओ, ये नूरा कुश्ती कब तक चलेगी? मैंने सपा पर जो आरोप लगाए उसके 2 एग्जाम्पल हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कचहरी बम कांड के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी किए, और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कल इनको आप परमवीर चक्र दे रहे हो, आज छोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए मेजर साहब इस पे। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है कि यूपी में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको भारत माता मानते से हैं कि नहीं मानते हैं? आपको मुगलों से प्यार, आतंकवादियों मैं दोनों का ऑडियो रोकता हूँ, को नहीं मानते। मैं दोनों का ऑडियो रोक दूंगा, मैं दोनों का, हाँ मैं जो इंटरप्ट करे उसका रोकिए। बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, बीच में इंटरप्ट करेगा। और कांग्रेस ने कहा इन दोनों की नूरा कुश्ती कब तक चलेगी? जी मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मैं जनता के पास जाना चाहूंगा। जी हटिए, जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं भैया जी, आ रहा हूं। नहीं आपसे पूछा मैंने, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी जी जैसे इन्होंने कहा कि डिफेंस से हैं, ये इन्हीं के नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था ए पुलिस वाले ये इज्जत करते हैं वो, और अभी लाठियां बरसाई गई हैं, अभी जो लाठियां बरसाई गई सपा कार्यकर्ता की तरफ से, उसके लिए इन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। जी ठीक है। और मैं मेजर ये कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब जनता का दिया जाए, जहां आपको लगे वहां जवाब दे दीजिएगा। जी खड़े, मैं आ रहा हूं, बैठिए। एक बार 5 साल के बाद नंबर आएगा बाप का। बीजेपी के उन्होंने ये कहा, इतना अखिलेश यादव या किसी पार्टी पे बोले, इनके प्रधानमंत्री जब अपने इनके प्रधान नहीं अपने वहाँ गए, जब पाकिस्तान गए, अमेरिका जा रहे थे, सवाल बोलने दीजिए इनको। अमेरिका जा रहे थे तो क्या ऐसी हमदर्दी क्या निकली जो पाकिस्तान उतर गए? बाहर था
जी कि ऐसी क्या हमदर्दी निकल आई जो पाकिस्तान उतर गए। जी प्रधानमंत्री। और दूसरी ईवीएम पे हम नहीं कहते ये चोरी करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाधारी हैं। फिर ऐसी क्या डीएम साहब बनारस के बताएं जो किसी भी पार्टी को उन्होंने नोटिस नहीं दिया, किसी भी पार्टी जो चुनाव लड़ रहे थे बुलाया नहीं और ईवीएम लेके चले गए। देखिए जहां बढ़िए अब नेतागिरी नहीं, बढ़िए नेतागिरी नहीं। देखिए जहां करेक्शन की जरूरत है मैं वो करेक्शन कर दूंगा। अपने प्रधानमंत्री सवाल लेकिन पूछने का इनको पूरा हक है, सवाल ये पूछेंगे और सवाल पूरा एस्टैब्लिश होना चाहिए। जी एक बात और बताएं, आपको बीच में डिस्टर्ब मत करा करिए, बोलने दिया करिए और सुनने का मादा रखिए। कोई भी अब खड़े होइए, आप क्या कह रहे थे, खड़े होइए जी। उनके सवाल का मैंने ये जवाब दिया सर कि उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री, जिसके लिए हमने कहा कि आपके प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ मैंने कहा वो अपने प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री। बैठ जाइए बाबूजी। कांग्रेस ने कहा इन दोनों की नूरा कुश्ती में मेरी बात और मेरी बातचीत रह गई। अंशु अवस्थी। प्रतीक भाई मेरी कोई बात नहीं रही। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति को बढ़ा रही है, समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है, लेकिन इन नौजवानों की बात कौन करेगा, इनके रोजगार की बात कौन करेगा, अंशु किसानों की बात कौन करेगा। मैं अंशु जी मुझे एक मिनट, अंशु जी 10 सेकंड में आई विल गिव यू टाइम प्लीज। उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, बहुत सारे नौजवान यहां पर खड़े हैं। 12 लाख नौकरियां खाली पड़ी रही इस सरकार में 5 साल तक, 12 लाख, लेकिन इस सरकार ने भर्ती नहीं निकाली और जब भी निकाली 17 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। क्या नौजवानों का दिल नहीं दुखता है? अंशु मैं आपसे एक सवाल, अंशु सबकी माता हम भी बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता की जय की ये बताओ डीजल 50 वाला 100 में क्यों बेच रहे हो भैया? पेट्रोल 60 रुपए में बिक सकता, क्यों बिक रहा 100 रुपए में? हम भी करते हैं भारत माता की, लेकिन इतनी महंगाई क्यों? राइट अंशु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन प्लीज बिल्कुल सही सवाल पूछा। अंशु ने बिल्कुल सही बोला, अच्छा बोला। ऑफ कोर्स मनीष मैं दूंगा जवाब दो। अंशु डिबेट में, अंशु आप डिबेट में, अंशु आप डिबेट में है, डिबेट के हिस्से में। अंशु ने कुछ नहीं गलत बोला, बिल्कुल सही बोला। अंशु मैं आपसे एक बात बोला, आप इशू तो अच्छे उठा रहे हैं, बढ़िया उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह आप सरकार भी बनाएं। कल आपके पास 300 से ज्यादा सीटें आए, आप सरकार बनाएं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो ये नहीं कह रहे। लेकिन मैं ये आपसे बात पूछना चाहता हूं, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वे सारे आपको 5, 2, 1 कहीं कहीं तो 0 सीटें दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों आखिर? मैं इसका जवाब दे देता हूं प्रतीक जी। एक मिनट अंशु हाँ जी। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति है, ये खत्म होना चाहिए। जिसे मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। हाँ। मुझे प्यार से, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। हाँ। पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ, मुसलमान परिवार के नाते मेरा नाम शकील अहमद, उसे सुशील है। मुझे गांव के लोग हिंदू मुसलमान दोनों सुशील। आपका नाम सुशील भी है? की तरह मेरा जीवन है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान से जाति धर्म के नाम से ये लड़ाई खत्म की जाए, केवल शिक्षा विकास इस देश को। भैया जी मैं आज आपको कानपुर से आया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट शकील भाई, एक मिनट, मैं आपको बताना भूल गया, जब कोई सवाल और जब कोई बात अच्छी आती है तो मैं अपने शो में एक जरूर कोई गिफ्ट तोहफा देता हूं। मैं आपको अपनी तरफ से, जो मेरी टीम है, सुनील यादव जी जल्दी से एक वो गिफ्ट तोहफा लेके आइए। और ये आपको शकील भाई, आपको एक मुस्लिम होके हिंदू परिवार में चुनाव के लिए बहुत बड़ा सबक है। हिंदू परिवार में आप सुशील भी हैं और शकील भी हैं। वाह भाई, जैसे मैं प्रतीक भी हूं और अतीक भी हूं। प्रतीक भाई आपका सवाल का मैं उसका जवाब दे दूं। मैं आगे खड़े हुए आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। आ गया मैं आ रहा हूं अंशु, आ रहा हूं। ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हम राम को लाए हैं, राम इनको लाए हैं कि ये राम को लाए हैं? जी मनीष बड़ी चर्चा में अंशु आ रहा हूं। अंशु मैं आप ही की चर्चा पे हूं, बिल्कुल आप ही की चर्चा पे। बहुत सारे लोगों ने इस भजन पे, इस गीत पर सवाल उठाए, और क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव के बाद आ गए हैं हम, तो हम चर्चा इस पर करना चाहेंगे। रुको आ रहा हूं, 1 by 1 नहीं, ऐसे नहीं, आऊंगा। तो मैं चर्चा, आप तो मनीष जानना चाहते हैं, ये जो सवाल इन्होंने पूछा कि राम को लाए हैं, आखिर ये कहां तक तर्क संगत है? इस बात का हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल रही जो 1989 से
पालमपुर अधिवेशन से राम मंदिर को अपने हमने एजेंडे में लिया। राम मंदिर बने इसके लिए जब हम सरकार में रहे तो प्रयास किया, और जब बाहर रहे तो हमने संघर्ष किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया, लाठी खाए हम, और हमको ये कहने में कतई ये गुरेज नहीं है कि जहां एक तरफ कांग्रेस राम को काल्पनिक बताती रही, सपा के लोग कारसेवकों को गोलियों से भुनवाते रहे, और तमाम राजनीतिक दलों के लोग राम मंदिर के जगह पर कुछ और बनवाने की बात करते रहे, कहते रहे रामलला हम आएंगे, झूठ कहाँ से लाते हो, बनाएंगे, इतना झूठ बोलते हो। मैंने आपसे पूछा प्रतीक भाई, मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रतीक जी, ये बात डिबेट ठीक नहीं चल रही। मुझे ये बात ठीक नहीं है जी। 4 लोग विपक्ष में है, कोई बात नहीं, हाँ, ये लेकिन मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया जाए। और ये बात आपकी सच है कि 4 लोग हैं और आप अकेले हैं। ये देखिए अंशु प्लीज जी। दूसरी बात, हाँ, अंशु अवस्थी कह रहे, ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया सोनिया गांधी की सरकार ने कि राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए। मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, अखिलेश यादव ने 84 कोसी परिक्रमा को रुकवा दिया। कांवड़ियों पर लाठियां कौन चलवाता था? यादव चलवाते थे। राइट मनीष, आई टेकन योर, ये सर शकील भाई उर्फ सुनील भाई, ये आपका। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, मैं जरूर बात सुनूंगा। वो हिंदू परिवार उन्होंने इनको पाला। काम करिए, हिंदुस्तान को अमेरिका से भी सुपर पावर बनाइए। जाति धर्म के नाम पे आप लोग इस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों को मत लड़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय प्रतीक भैया, जय जी। नाउ यू रिस्पॉन्ड एंड देन मैं आ रहा हूँ आरएलडी आ रहा हूँ। आपका तो पूरा जोर है इस समय जी। मेरा एक सवाल था हमारे जी, गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा है, राष्ट्रीय लोकदल के कारण इतना दौर बनता है। मेरे ख्याल से आज 28 साल से ऊपर हो गए इस इंसिडेंट को। 28 साल में क्या किसी के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी जिसने गोलियां चलाई जो ये कहते हैं? क्या 28 साल में इनकी प्रदेश या सेंट्रल की जो सरकार थी उसने क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई करी जिसको ये बोलते हैं गोलियां चलवाई? अंशु, आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम सर्वे में क्यों नहीं। हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि इस डिबेट में अगर 5 मिनट मुद्दों पर बात हुई, रोजगार पर बात हुई, तो हम सफल होंगे, निश्चित तौर से सफल होंगे। सर्वे क्या कहते हैं वो अलग बात है। दूसरा, राम को लेकर बात की। अरे वही गाना इन पर लागू होता है, राम राम जपना, और 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बेच देते हैं ये लोग। ये इस तरीके के झूठे लोग हैं। अरे राम हमारे लिए आस्था का विषय, हमें इतना अहंकार नहीं है। ये इनका अहंकार है। ये लूटने वाले लुटेरे, ये 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बेचते, भगवान राम का चंदा खा रहे हैं, शर्म नहीं आती। आपसे और कोई उम्मीद नहीं है। रोम वालों से अनुशासन नहीं है दिखा। पक्षधरता की उम्मीद नहीं है। मैं बोल रहा था, अब अनुशासन कहाँ गया? ठीक है अंशु, अभी अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। ठीक है जी। रोम वालों से राम की पक्षधरता की उम्मीद नहीं है। मनीष, रोम वालों से नहीं उम्मीद है। ये संगीत आप रोम वाले हो ना। पर्सनल डिबेट नहीं करेक्ट कर लो। पर्सनल डिबेट नहीं जी। रोम वाले पहले मुझे इटली गए थे। एक प्रतीक भाई, क्या करते हैं आप? राम मंदिर टेस्ट इटली से आए संघ के लोग। बस ठीक है अंशु, आप टेकन योर पॉइंट, राइट। ये कहते हैं राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई, उन भक्तों की इन्होंने कितनी सुध ली या उनको किसमें नौकरी दी? या राम मंदिर ट्रस्ट में या उनको नौकरी क्या नाम है आपका? किया? पता करोगे जी। एक मिनट, मनोज, क्या नाम है आपका? कुमार दुबे। जोर से बोलना पड़ेगा मेरे प्रोग्राम में। मनोज कुमार दुबे। खा पी के आया करिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दुबे। हाँ, थोड़ा आ गया हम नाम जी। बोलिए। मुझे वो भाई साहब से पूछना है। कौन भाई साहब से? काले कोट वाले भाई साहब से। अरे कांग्रेस के हैं, अंशु अवस्थी। कांग्रेस के। हाँ, आप देखिए, बीजेपी 2014 से आई है, ठीक है? मोबाइल नीचे करिए। ठीक है। राम मंदिर का तो बहुत पहले से रोना है। तो जब राम मंदिर इनको पता है कि बीजेपी की वजह से हुआ है तो आप 70 साल से बनवा दिए होते। ये मुद्दा है। दूसरी चीज की योगी जी 5 साल में आप जाके किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, पहले ये बोला जाता था यूपी को गुंडों का राज। जिस टाइम से योगी जी आए हैं ना, चौड़े में जाइए बॉम्बे और सीना चौड़े करके दिए,
लोग बोलते हैं, ये नहीं बोलता लोग उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं, वहां के हैं जहां के योगी जी हैं। ये है आजकल यूपी का। जी मेजर विल रिस्पॉन्ड। जी बैठिए। जानकारियां हमारे जो साथी हैं अभी आपने उठाई, मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उस पर सर्च भी कर लीजिएगा कि जो मौजूदा 403 विधायक हैं अभी, इनमें से 143 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, आपराधिक। सुनते जाइए, बीच में सुनते जाओ। अभी मिर्ची लग गई। अरे पूरी बात तो सुन लो बबुआ, पूरी बात तो सुन लो, पहले उछल गए। देखो ऐसे ही होता है, हम बोलना शुरू करते हैं तुम पहले ही चालू हो गए। अभी बात तो सुनो। अभी 143 विधायक की बोला था, वो उठ गया, वो समझ गया कि मैं आगे क्या बताने वाला। उसमें 143 में 118 विधायक अकेले भाजपा के हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे। ठीक, ये सर्च कर लो, मेरे कहे पे मत जाओ, सबके पास फोन है। पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा सुनो तो यार, सुनो तो, जानकारी पूरी रखो ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे मत चलो, है ना। आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें यूज कर लेना। जी, अगर आज की तारीख में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उसमें जाओगे और सर्च करोगे कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध देश में कौन से प्रदेश में आज हो रहा है, तो वो यूपी है। सर्च कर लो, गूगल करके इनको दिखा दो। नहीं, सर्च कर लो, सर्च कर लो। चाहता हूँ, देखिए बात मैं दूसरी कहना चाहता हूँ। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमने 24 घंटा बिजली दी, शौचालय बनवाए, आवास बनवाए, किसानों की उपज को खरीदा, हमने एक्सप्रेसवे बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। गोरखपुर में जापानी बुखार से जो नौनिहाल मरते थे उसका शमन हमने किया, बुंदेलखंड में पेयजल पहुंचाया। तो वो तमाम बेटियों को सुरक्षा दी, संरक्षा दी। आज बेटियां किसी समय निकल सकती है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। नाम आपका? जी, नाम आपका? जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर आइए। हाँ जी, वजनदार है, मुझे मालूम है। इसका मतलब ये ना कि पीछे 4 आदमी खड़े होंगे। इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुश्किल है, अगर किसी ने कह दिया मैं प्रेसिडेंट, तो 10 आदमी खड़ा होगा इसके पीछे। जी हाँ, तो फिर रहिए ना। मैं युवाओं की आवाज बनूंगा और उनकी बात आज मैं मनीष भाई से पूछूंगा। जल्दी से कहिए सर। मनीष भाई, फरवरी 2018 में भाजपा सरकार ने इन्वेस्टर सबमिट किया था, कितने एमओयू पे आपने दस्तखत किया था ये बताइए, और कितने करोड़ का एमओयू हस्ताक्षर हुआ था, आपको मालूम है या मैं बताऊं? ये सवाल का जवाब मैं लूंगा मनीष, मैं आपसे जरूर लूंगा। आप बैठिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ऐसे किया इसने, ये ब्रेक भी कहां लगा देता है। मैं ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। अब बातचीत का सिलसिला आप ही से जोड़ूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। पहले रुझान से आखिरी नतीजा, इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। का एक गोला आसमान की तरफ उठता नजर आया। ऐसा लगा मानो कोई बम फट गया। थोड़ी देर तक तेल डिपो से धमाकों की आवाजें आती रहीं। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। रात के अंधेरे में बस तेल डिपो का वही हिस्सा दिखाई दिया जहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। वहां से निकले काले धुएं ने वहां के बड़े इलाके को ढक दिया। जबकि तेल डिपो में लगी आग और भड़कती गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। और तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमों को लगा दिया गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें छोड़नी शुरू की, लेकिन वहां लगी आग पर पानी की तेज धार का भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। आग और भड़कती गई। देखते ही देखते उसने पूरे तेल डिपो को लपटों से ढक दिया। बताया गया कि तेल डिपो में लगी आग से वहां के आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस मिसाइल हमले में किसी की जान नहीं गई। उधर इस बीच रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच 13 दिनों से जारी जंग अब और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूस और यूक्रेन की सेना का आमना सामना हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के सभी सैनिक एक जगह पर छिप गए। तभी उनमें एक ने रूस की सेना की तरफ एक रॉकेट से हमला कर दिया। तेज धमाके के साथ लॉन्चर से निकला रॉकेट कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जहां रॉकेट गिरा वहां भी एक और धमाका हुआ। साथ ही आग की लपटें उठती दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। ऐसी ही तस्वीर आई चर्निव से, जहां एक सड़क पर रूसी सेना के कई ऑयल टैंकर जले हुए दिखाई दिए।
जबकि वहां यूक्रेन के 2 सैनिक हाथों में हथियार लिए उन टैंकरों के पास से गुजरते नजर आए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के इस काफिले में शामिल एक भी तेल का टैंकर उनके हमले के बाद सही सलामत नहीं बचा। उधर जंग के बीच अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया कि उसने यूक्रेन में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे जबरदस्त तबाही हुई और बहुत लोग मारे गए। यूक्रेन में युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच की खटास बढ़ चुकी है और अब तो अमेरिका ने यह आरोप भी लगा दिया कि रूस ने यूक्रेन में हताश होकर लंबी दूरी की मिसाइलें चलानी शुरू कर दी हैं। They continue to rely now more on what we would call long-range fires. So this is bombardment, missile strikes, long-range artillery into city centers. अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से यह मुद्दा उठाने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया कि रूस की सेना पस्त हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने इसी का हवाला देकर लंबी दूरी की मिसाइलों वाली बात की। When you're relying more on long-range fires, you're going to cause more damage, and you're going to kill more people and injure more people. इतना ही नहीं, लगे हाथ उन्होंने पुतिन को जंग छोड़ने की सलाह भी दे डाली। Putin still has a choice here, not to escalate, not to be more aggressive in the use of these long-range fires and in his capabilities, but to find a diplomatic path forward. रूस और यूक्रेन के बीच 3 बार बात हो चुकी है, लेकिन जंग नहीं रुकी। उल्टा कीव से खार्किव तक खाक हो गए, क्योंकि रूस ने उन पर दिन रात बमबारी की। इस बीच तरह तरह के दावे किए गए, जिनमें कई दावे अमेरिका ने किए और रूस पर आरोप लगाया कि जंग शुरू होने के बाद वो यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। पेंटागन की ओर से कुछ दिन पहले यह दावा भी किया गया था कि रूस रोजाना यूक्रेन पर 70 मिसाइलें बरसा रहा है, जिनमें कुछ तो बहुत ज्यादा घातक है। आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में रूस ने 3M54 कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल की। इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर और वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम होता है, जो 400 से 500 किलो विस्फोटक लेकर चलती है। यही नहीं, एक और खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर होती है।